बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोल रूम में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। ये खुसूसी ट्रांसमिशन नाज़रीन आपके सामने मोदी सरकार की नाम नहाद ताकत, झूठे बयानिए और कागजी ऑपरेशंस का पोल एक बार फिर दुनिया के सामने खुलकर आ चुका है। भारतीय मीडिया की चीखों पुकार, जाली रिपोर्ट्स, बेबुनियाद दावे पाकिस्तान की तारीखी फैसला कुन और शर्मनाक हद तक यकतरफा फतह के सामने रेत की दीवार साबित हुए। पाकिस्तान ने अपने दुश्मन भारत को न सिर्फ सिफारती, अस्करी और बयानाती महाज पर नाको चने चबवाए बल्कि दुनिया पर एक बार फिर ये वाजे कर दिया कि जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम और क़यादत की असल अलामत सिर्फ पाकिस्तान है। इस अजीमुशान कामयाबी के बाद आलमी मंजरनामा तेजी से पाकिस्तान के हक में बदलता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान का आलमी इमेज मजबूत हो रहा है जबकि भारत की खोखली साख, जंगी जुनून और झूठे दावे दुनिया भर में बेनकाब हो चुके हैं। हम बात करेंगे कि आलमी बरादरी को अब भारत का असल चेहरा दिखाई देने लगा है। एक मकार, मौका परस्त और फाशिस्ट रियासत जो अपने मफादात के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हम सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान की अजीम फतह के बाद आलमी मंजरनामे में कितनी तब्दीली आएगी, दुनिया में पाकिस्तान का इमेज कितना बेहतर होगा, भारत को जो खोखली साख मुतासिर हुई है वो कितनी मुतासिर हुई और इसके साथ पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। मोदी की जानिब से धमकियों का सिलसिला जारी है। हट धर्मी का मुजाहरा कि मुज़ाकरात में सिर्फ दहशतगर्दी और आज़ाद कश्मीर पर बात होगी, मगर पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ये वाज़े कर दिया है कि मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ मकबूजा कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी जैसे बुनियादी और देरीना मिसाइल पर होंगे। मोदी हुकूमत की इश्तियाल अंगेज़ जुबान, धमकियाँ और हट धर्मी न सिर्फ अमन के इम्कानात को नुकसान पहुँचा रही है बल्कि पूरे खित्ते के अमन को दाव पर लगा रही है। इस तमाम तर इशू पर हम आज की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर अयाज खान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद क़य्यूम साहब और आलमी अमूर के माहिर उस्मान शाहिद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इन तमाम इशू पर हम सवाल उठाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अयाज खान साहब, खालिद क़य्यूम साहब, उस्मान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको खुशामदीद। उस्मान शाहिद साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ चूँकि जिस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी मोदी की तकरीर में हमने सुनी और जो मामलात हमने देखे कि सीज़ फायर के बाद भी जंगी जुनून जो मोदी का है वो ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब ये जो सारी हट धर्मी और जंगी जुनून के होते हुए मुज़ाकरात किस तरह से मुमकिन होंगे? क्या आपको लगता है कि ये जो सवालात उठाए जा रहे हैं कि मोदी ने कहा जी मैं तिजारत पे उस वक्त तक नहीं जाऊँगा, दहशतगर्दी पर बात होगा, तो उस्मान शाहिद साहब ये तो दोनों ममालिक के फ़ायदे की बात है अगर दहशतगर्दी के हवाले से दोनों मुज़ाकरात में ये बात करते हैं। तो आपको लगता है कि इस एटीट्यूड, इस बिहेवियर जो मोदी का देखने में नज़र आ रहा है, इसके साथ मुज़ाकरात किस तरह चलेंगे आगे? जी बिल्कुल, ये मोदी का इस वक्त जो पागलपन हम देख रहे हैं इसे हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर के जो है ना ट्वीट के तनाजुर के अंदर इसे देखना पड़ेगा। जो सफारती मोर्चा है उनसे वो भी नहीं संभाला जा रहा। एक तो काइनेटिक वॉरफेयर के अंदर हमने उन्हें जो है जिस तरीके से इस वक्त वो ज़िल्लत का शिकार हुए और अपना ज़ख्म चाट रहे हैं, सफारती महाज के ऊपर अगर हम देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट ने इनकी जारहाना सिफारतकारी, इनका इंटरनेशनल जो आलमी इमेज था डिप्लोमेटिकली, उसको एक एम्बैरसिंग सूरत हाल के अंदर जो है वो दाखिल कर दिया। क्योंकि हम डोनाल्ड ट्रंप के जैसे ही उसने इंतखाब जीता था तो ये बगले बजाना शुरू हो गए हुए थे कि अब जो है वो हमें पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। वहाँ के ऊपर 21 जनवरी को एस जयशंकर थे इनागोरेशन की सेरेमनी में, 14 फरवरी को ये मुलाकात करने पहुँच गए और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने टीम जो अपनी सेलेक्ट की, मार्को रूबियो थे, वो पिछले साल इंडिया के हक में सेनेट के अंदर करारदाद लेके आए कि इसे ट्रीटमेंट इसराइल, जापान और साउथ कोरिया की तरह का मिलना चाहिए, नाटो अलाई की तरह का। और दूसरा जो माइकल वॉल्ट्स हैं वहाँ पर NS से जो अब तब्दील होने जा रहे हैं, वो बड़े इंडिया के हमारे हामी थे। रामास्वामी थे वहाँ के ऊपर डॉज में, वो इंडिया के ओरिजिन रखते थे। जो JD वैंस हैं उनकी मिसेस जो हैं उनका ओरिजिन वहाँ का था। तो एक तासुर ये बन गया हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इंडियन कैंप के अंदर हैं और जिस तरह से रवायती भारतीय जो लॉबिंग होती है वाशिंगटन के अंदर और जो पिछले 20-25 साल से हम रवैया देख रहे थे वहाँ की डीप स्टेट का भारत को लेके, वो एक ट्वीट ने जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर ज़मीन बोस कर दिया है। तो जो मोदी वहाँ पे तकरीर कर रहे हैं पाकिस्तान को लेके, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, वो हमें नहीं सुना रहे, वो वाशिंगटन को सुना रहे हैं। क्योंकि मार्को रूबियो की जो स्टेटमेंट में कैटेगोरिकली लिखा हुआ था कि ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे, जबकि इंडिया कह रहा है हम तो पाकिस्तान के साथ बैठना ही नहीं चाहते किसी मौजू पे, लेट अलोन की बात की जाए, हम पानी पे भी बात करें, दहशतगर्दी पे भी बात करें। तो मेरे ख्याल में एक डिप्लोमेटिक स्नब है, एक सुबकी और डिप्लोमेटिक फियास्को का सामना है भारत को। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल पीछे बैठ के अपने मौकफ को वही दोहरा रहा है
और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को जो सफारती फतह दी है, जिसके अंदर हमारे मौकफ को दोहराया गया उस ट्वीट के अंदर कि हम बायलैटरल इश्यूज को सालसी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि हमें तीसरा फरीक जरूर चाहिए जो कि तय करे इस हवाले से। और जो इंडिया है वो 1972 से शिमला एग्रीमेंट के बाद से इस चीज पे बार बार जोर देता आ रहा है, रीइंफोर्स किया उसने, अभी भी कल भी मोदी ने, कि ये बायलैटरल इशू हम इसे किसी सूरत नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में एक तरफ जो जिल्लत उसने समेटी, अब दूसरी तरफ मोदी जो है वो डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी नहीं ले रहा। उसने उनके किसी ना विक्रम मिस्री ने, उनके खारजा सेक्रेटरी ने, ना एस जे शंकर अभी तक कैमरे पे आए हैं, ना मोदी ने जिक्र किया, बल्कि आज एक उनका छोटा जो सफारतकार है उसके थ्रू ये बात की गई कि अमेरिका से तिजारत के ऊपर कोई बात नहीं हुई और हमारा जो ट्रेडिशनल स्टांस है हम उसके ऊपर कायम है, उससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते अमेरिका के साथ एक ऐसे वक्त में जबकि वहां पे 35 जेट तैयारे जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के उसका मुआहदा करके $20 बिलियन की बात कर रहे हैं। $130 अरब का सालाना उनका आपस में बायलैटरल ट्रेड है वहां के ऊपर। उसके अलावा जो महसूलात हैं, जो टैरिफ रजीम है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ किंग कहा था कि अब इसे हम छोड़ेंगे नहीं है और इस पे 27% टैक्स लगाया था, अभी उसकी नेगोशिएशन जारी है वहां पे। और जिस तरीके से मोदी पोर्ट्रे कर रहे थे कि जो चाइना के अंदर यूनिट हैं अमेरिका के वो हमारी तरफ आ जाएं, सप्लाई चेन उनकी मुतासर नहीं होगी, इससे अपना जो इम्पोज किया था टैरिफ अपना अमेरिका ने वहां के ऊपर, उसके बाद मुझे लगता है इंडिया बहुत मुश्किल सूरत हाल के अंदर है और एक फंदा उसके गले के करीब जो है वो आ गया हुआ है और वो किसी सूरत में नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप को ऑफेंड करें। मेरे ख्याल में अब उनके लिए एक ऐसी सूरत हाल है कि वो आगे खाई और पीछे गड़ा है, उसमें से निकलना उनके लिए मुश्किल है। और हम तो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के तनाजुर के अंदर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। जी ठीक है, मैं अयाज साहब को शामिल कर लूं। अयाज साहब, जाहिर है हम डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट के तनाजुर में आगे बढ़ने की कोशिश करें तो अमेरिका क्या किरदार अदा कर सकता है खासतौर पर मुज़ाकरात को, क्योंकि और पाकिस्तान को खासतौर पर अमेरिका के प्लेटफॉर्म को ही इस्तेमाल करके ये मुज़ाकरात को आगे लेकर बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह से अभी उनकी ये जो बॉडी लैंग्वेज मोदी की मुज़ाकरात को लेकर उस तरह से दोस्ताना नज़र नहीं आती है, तो क्या पाकिस्तान के हक में ये बेहतर होगा कि वो अमेरिका के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करता हुआ मुज़ाकरात की तरफ बढ़े? जब इन्होंने वो तो अमेरिका के हवाले से तो बिल्कुल ठीक बता दिया और ट्रंप को ज़ाहिर है उसका नाम डायरेक्ट लेंगे तो मसाइल और बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि वो इसके साथ साथ जो नरेंद्र मोदी का इस वक्त फोकस है वो अपनी कौम भी है, अपना मुल्क भी है। उसकी रीज़न ये है कि वो मोदी के खिलाफ जिस तरह से कैंपेन एक शुरू हुई है, ऑपोजिशन जिस तरह से चढ़ी हुई है और सवाल पे सवाल उठ रहा है, तो वो उसको भी किसी हद तक मुतमईन करना चाह रहा है इस तरह की पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें करके। ज़ाहिर है उसने अपनी वो लोकल उसको भी तो मुतमईन करना है किसी ना किसी तरीके से। हुआ ये कि ये सारी गड़बड़, सारी बर्बादी ये मोदी साहब ने खुद ली। मतलब एक माइट बनी हुई थी इंडिया की, समझा जाता था चाइना का मुकाबला करने के लिए, और वो ये बार बार रीट्रेट भी कर रहा था इंडिया। आप देख लें वो उनको एक ही बात करते थे, जी पाकिस्तान से तो हमें ज़रूरत ही नहीं बात करने की, पाकिस्तान कौन है, बिल्कुल वो हमें उन्होंने बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया हुआ था। अब ये एक हरकत करके अपनी माइट को आजमाने की वजह से अब वो बैकफुट पे जाना पड़ा। लेकिन स्टिल वो मतलब जब आप दीवार के साथ लगते हैं ना तो फिर आप हाथ पांव मारते हैं कि किसी तरीके से मैं आगे आ सकूं। इस वक्त बड़ा मुश्किल हुआ है नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि वो मैं पहले भी अर्ज कर रहा था, आज आपके साथ एक्सपर्ट्स में जब बात हो रही थी कि हालत ये है कि अब वो जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा नरेंद्र मोदी के साथ रहना, क्योंकि इस वक्त जो हजीमत हुई है, जो बर्बादी नरेंद्र मोदी की हुई है, वो सिर्फ मोदी की नहीं है, बीजेपी की है। ओवरऑल उनकी जो हिंदुत्व का वो जो लेके चलते हैं वो उसको बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। तो वो जाहिर है 10 दफ़ा सोचेंगे कि अगर हम साथ रहे और ये गवर्नमेंट 5 साल पूरे करती है तो उसके बाद क्या हालत होगी हमारी। तो इसलिए मुझे यूं लगता है कि वो मुज़ाकरात भी तभी मुमकिन होंगे पाकिस्तान के और इंडिया के जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं होंगे। तो ये वहां का इंटेलिजेंसिया बिल्कुल इस चीज पे भी गौर कर रहा होगा कि अब हालात को मजीद बिगड़ने देना नहीं चाहिए। उसकी वजह ये कि जो हो गया नुकसान उससे ज्यादा और क्या, मतलब इतनी बर्बादी हो गई है, अब उनको किसी तरीके से इंडिया की इमेज को दोबारा बहाल करना है। और वो जो आजकल वो बड़ी इन हुई है उसकी अपना राहुल गांधी की तकरीर
कि हमने तो इनसे कहा था कि भाई चीन को और पाकिस्तान को साथ नहीं होने देना, और वहां से देखे ना यहां तक बात उनके एक साबिक जर्नैल ने कर दी कि चीनी टेक्नोलॉजी के साथ चीन से लड़ने को मैं प्रेफर करूंगा बजाय इसके कि चीनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास हो। ये बहुत बड़े जंगजू हैं और वो हमने इतना अच्छी तरह से साबित कर दिया है कि किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। मेरा ख्याल है दुनिया को भी अब शायद इस चीज का एहसास हो गया होगा कि ये नरेंद्र मोदी जैसे लीडर्स जब होते हैं किसी मुल्क में और जो न्यूक्लियर पावर्स को ब्रिंक ऑफ वॉर पे जब ले आते हैं, और ऑलमोस्ट वॉर तो हो गई थी, जैसे ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने रुकवाई है एटॉमिक वॉर, तो फिर उसकी रीजन एक ही है उस वॉर का, वो कश्मीर है। तो लिहाजा कश्मीर डिस्प्यूट को अब हल होना चाहिए और पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कर रहा है। डिप्लोमेटिकली हम आराम से सुकून से चल रहे हैं कि भाई अमेरिका ने कहा है, अब अमेरिका इसको टेबल पे लाए और इस मसले का हल निकाले। तो खालिद क़य्यूम साहब, अमेरिका अब इसको क्योंकि वो तो अमेरिका का उस तरह से डायरेक्ट नाम भी नहीं ले रहा और ये मान भी नहीं रहा कि वो खुद गया, उसने पांव पकड़े कि अब हमारे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो अब ये जो सीज फायर वाली कहानी है, लेकिन वो ये अभी भी वहाँ का तो स्टांस इंडिया का यही है, मोदी सरकार का भी स्टांस यही है कि ये सीज फायर की कोशिश पाकिस्तान ने की। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो इंडिया इमेज की बात हो रही है, क्या वो दो कौड़ी का रह गया? उस इमेज को दुरुस्त करने के लिए इंडिया में जो एस्टैब्लिशमेंट, इंडिया की जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वो अब क्या ये माइनस मोदी की तरफ जाएंगी? खालिद क़य्यूम साहब, देखिए, मोदी की जो तकरीर थी वो मैं समझता हूँ कि एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी, और ये तकरीर जो है वो इस वक्त जो मोदी पर जो दबाव है दाखिली तौर पर, वहाँ का जो इंतहा पसंद मीडिया है जिसको जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार ने खुद इंतहा पसंद बनाया था, और वहाँ की जो अपोजिशन जमातें हैं उनका जो इस वक्त, वहाँ की जो आवाम है उनका जो प्रेशर इस वक्त, बदतरीन जो शिकस्त हुई है चंद रोज़ की जंग में इंडिया की, उसमें उस दबाव से निकलने के लिए वो इस तरह के जो बयानात हैं वो उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इससे जो दबाव उन पर आ चुका है वो उससे निकल नहीं सकेंगे, और इसके साथ उन पर सबसे बड़ा जो उनका नुकसान हुआ है मोदी की सियासत का नुकसान हुआ है, और इसके नतायज जो हैं वो आपको बाहर के इलेक्शन में भी आएंगे, और ये भी हो सकता है कि ये दबाव फिर आगे चलकर इतना बढ़ जाए कि ये जो इत्तेहादी हुकूमत है ये हुकूमत ही कायम ना रह सके, उनके जो अपने इत्तेहादी हैं वो उनका साथ छोड़ जाएं, और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि फिर आगे चलकर जो है वो नए इंतखाबात जो हैं वो भी इंडिया के अंदर हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो कामयाबी है, एक तो दफाई कामयाबी है कि भारत को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके साथ पाकिस्तान को सफारती महाज पर, बैन अल-अक़वामी सतह पर, बैन अल-अक़वामी महाज पर, मुआशी महाज पर जो है वो बहुत बड़ी जो कामयाबियां हैं वो मिली हैं। सबसे बड़ी जो इस सारे अमल के दौरान नरेंद्र मोदी के जो अहमकाना और बेवकूफाना फैसले थे, जो जुनून में उन्होंने फैसले किए, जो गुस्से में फैसले किए, जो हिजान में फैसले किए, जो इंतहा पसंदी की बुनियाद पर फैसले किए, उन फैसलों में सबसे जो उनके लिए मैं समझता हूँ कि रसवाई का बायस बना है, वो जो अमेरिकी सदर की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो कश्मीर के मसले के हल के लिए सालसी की ऑफर की गई है, पेशकश की गई है, ये जो पेशकश हुई है, ये जो बयान दिया है अमेरिकी सदर ने, इससे इनको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है। ये उनके लिए सबसे बड़ा दचका है, क्योंकि भारत का ये एक तवील अरसे से एक मौक़िफ़ रहा है कि वो सालसी के जरिए नहीं, दो तरफा मामलात पर जो है वो अपना ये मसाइल हल करेंगे, और ये भारत का जो दरीना एक तवील अरसे से एक मौक़िफ़ था, उसकी भी जो है ये बहुत बड़ी जो है वो भारत की इस हवाले से भी जो है शिकस्त हुई। हर महाज पर भारत मोदी सरकार को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बहरहाल पाकिस्तान ने तो बड़े दो टोक अल्फाज में बात कर दी है, पानी पर बात होगी, कश्मीर पे होगी, दहशतगर्दी पे होगी, और वो दहशतगर्दी जो इंडिया खुद स्पॉन्सर करता है, फंडिंग करता है, और वो जो मेड इन इंडिया की उन्होंने स्पीच में बात की, वो भी वो दहशतगर्दी है जो हिंदुस्तान में, भारत में तैयार होती है और पाकिस्तान ने बहुत सारे
डोजियर सबूत दुनिया के सामने भी रखे। बहरहाल अब पाकिस्तान की पोजीशन बदल चुकी है। हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक आएंगे, इसी पे बात करेंगे। जो आलमी मंजरनामा बदला है पाकिस्तान के हक में, तो अब पाकिस्तान को अपने अंदर खासतौर पर खारजी सतह पर किन पॉलिसीज़ को बदलने की ज़रूरत है। ब्रेक के बाद आते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आया सब जिस तरह शॉर्ट टर्म पॉलिसी हमने देखी और उसमें पाकिस्तान ने एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी हासिल की सिफारती तौर पर, अब किन स्टेप्स की फौरी तौर पर और इमीडिएटली ज़रूरत है जो फौरी तौर पर कहना चाहिए कि उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। और ये जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की हम बात करते हैं, तो क्या अब वक्त आ गया है कि उस तरफ जाना चाहिए? सबसे बड़ी ज़रूरत जो इस वक्त है उसकी उस्मान शाहिद साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उसको एलेबोरेट कर दिया, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। हमारे यहाँ बदकिस्मती से होता ही है कि रिश्तेदारियों की बुनियाद पे हम मिनिस्टर्स बना देते हैं। चले मजबूरी है PMLN गवर्नमेंट की कोई इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना है, हमें कोई एतराज़ नहीं, बना लें, लेकिन कुल वक्ती वज़ीर ख़ारिजा चाहिए जो इन नज़ाकतों को समझता हो। दुआ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैदान में जंग आपने जीती है वो सफारती महाज पे आप हार ना जाएं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो सफारती महाज पे अब वो जंग इसी तरह से अगर आप जीतेंगे तो उसके बाद फिर बल्ले बल्ले होगी आपकी, वरना आपका उतना ही नुकसान हो जाएगा जितना इस वक्त इंडिया का हो चुका है। देखें ना, कैरियर डिप्लोमेट्स होते हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से प्ले कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने जाके इंटरनेशनल मीडिया को फेस किया है, उनके जवाबात दिए हैं, वो बहुत बड़ी बात है। वरना हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कुछ ऐसी इंटरव्यूज़ दिए जिसने हमें लिटरली डैमेज किया है। वो बात ना करते तो ज़्यादा बेहतर था। उन्होंने इस मुल्क का दिफा करना था, घर से बैठ के कर लेते, ज़्यादा बेहतर हो जाता। मसला वही है कि हमें अब इन चीज़ों को, और फिर हमारे जो पुराने डिप्लोमेट्स हैं जो और जो वो उससे फॉरेन ऑफिस से मुंसलिक रहे हैं लोग, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। उनसे मशवरे करने चाहिए, उनसे पूछा जाए कि ये मामलात को लेके हमने अब आगे कैसे बढ़ना है। देखें, कोई अक्ल कुल नहीं होता, ये विजडम, कलेक्टिव विजडम जो होती है ना, वो एक जाके फिर पॉलिसी बनाती है। अब फिलहाल ये मेरा और वो तेरा, इससे निकलें आप कि जी ये मतलब हमारा बंदा बड़ा अच्छा है। इख्तलाफी बात अगर कोई बंदा आके करता है ना तो वो ज़्यादा फ़ायदा मंद होती है, समझ आती है कि हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर आप सारे येस मैन बुला के बिठा देते हैं, फिर आप वो जैसे कहते जाते हैं वो कहते हैं जी बिल्कुल यही ठीक है, यही पॉलिसी होगी। और यही इंडिया का भी सबसे बड़ा मसला बना है कि मोदी साहब किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी एयरफोर्स के हाई अप्स ने उनसे कहा कि हम अभी लड़ने की पोजीशन में नहीं है, आप ना जाएं इस तरफ, लेकिन वो नहीं माने क्योंकि उनके भूत सवार था। आपके कायद तो सुनते हैं सबकी, सवाल था। आप मेरे कायद तो खैर आजकल बोल नहीं रहे ना, वो एक ही बयान उसके बाद नहीं, आपके दो कायद है ना, वो छोटे कायद हैं, छोटे कायद की बात वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं। बड़े कायद, अब देखें ना, बड़े कायद को वो क्रेडिट देने की कोशिश की जा रही जी कि सारा ऑपरेशन उनकी निगरानी में हुआ। यार खुदा के लिए ना करें इस तरह, ये मतलब कोई अच्छी चीज नहीं है। वो मतलब मोदी का नाम नहीं ले सके इस सारे अरसे में, मतलब कंडेम नहीं कर सके, और ऑपरेशन का सारा क्रेडिट आप उनको दे रहे हैं। इस तरह नहीं होता, जिनका क्रेडिट बनता है उनको दें, प्राइम मिनिस्टर को दें क्रेडिट, उनकी टीम को क्रेडिट दें, और सबसे ज्यादा क्रेडिट इस मुल्क की फौज को दें जिसने ये काम किया है। लेकिन आप मतलब एक वो कहते हैं नहीं, वो 12वें खिलाड़ी को आप क्रेडिट दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और एक आखिरी मैं अगर आप रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर पे फिल्म तो जरूर बनानी है इंडिया ने, बनेगी, आप इंतजार करें, बस देखें। तो मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि उसके हीरोइन वो सीनियर जर्नलिस्ट बरखा दत्त होनी चाहिए, कोई और वहाँ सूट नहीं करे। सही है जी। खालिद कयूम साहब, अब जिस तरह अयाज साहब भी बात करें, ज़ाहिर है अस्करी दिफाई सलाहियतों से हमने अपना लोहा मनवा लिया, और जो यूनिटी इस वक्त
कौम में देखने में आई, पाक फौज के शाना बशाना, हुकूमत भी सब साथ खड़े थे। तो ये अब असल इम्तिहान ये होगा कि टेबल पर जाकर हमें ये जंग उसी तरह से जीतनी है और कामयाबी के साथ जीतनी है। देखिए कि फ़ौज पाकिस्तान के साथ पूरी कौम जो है वो यकजहती का इजहार किया, उस पूरी कौम साथ खड़ी थी और पूरी कौम ने फ़ौज पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया को शिकस्त दी। ये फ़ौज पाकिस्तान ने तो अपना काम कर दिखाया है, लेकिन अब जो ज़िम्मेदारी है वो ये है कि जो सफारतकारी बैनुल-अक़वामी सतह पर की जानी है या हमारी मेशत को बेहतर बनाने के लिए हमारे जो इकनॉमिक मैनेजर्स हैं उनका जो इस वक्त रोल है, और ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर एक साख वाला मुल्क बन चुका है, पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पर दुनिया पाकिस्तान को देख रही है, पाकिस्तान को सुन रही है, पाकिस्तान के बयानिए को, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इंडोर्स कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में जो है हमारी इकनॉमिक मैनेजर्स को और हमारी जो सफारती महाज है वहाँ पर जो है वो किरदार अदा करने की ज़रूरत है। और इसमें देखिए मैं समझता हूँ कि जो इत्तेहाद है इस वक्त पाकिस्तान का, और ख़ास तौर पर तमाम जो पाकिस्तान की सियासी जमातें जंग के दौरान एक पेज पर फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, उस इत्तेहाद को कायम रखना भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें देखिए कि माजी में जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे तो उस वक्त जब पाकिस्तान पर बैनुल-अक़वामी सतह पर ख़तरात सामने आए तो उस वक्त की जो अपोजिशन लीडर थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनको कौमी असम्बली की तमाम तर इख्तलाफात और बदतरीन महाजराई के बावजूद कौमी असम्बली की जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी थी उसका चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया, उनको बाहर भिजवाया गया। तो एपीसी की बात होती रही, अगर हम थोड़ी सी अपनी पॉलिटिक्स की बात कर लें तो वो भी मुमकिन नहीं हो सकी। तो फिर किस तरह से इस इत्तेहाद को बरकरार रखा जा सकता है? ये तो हमने फिर दिफाई अस्करी मतलब फौजी अपनी सरहदों पर हमारे जिस तरह से फोर्सेस मुत्तहिद नजर आए और उन्होंने ये जंग जीती, तो लेकिन आपके ख्याल में जो इत्तेहाद की आप बात करें वो फिर कैसे होगा? देखिए मैं समझता हूँ कि इस जंग के दौरान आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने, वो हुकूमत में शामिल तो नहीं थे लेकिन उन्होंने बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने पाकिस्तान का पूरा केस पेश किया, और इसी तरह पाकिस्तान की दूसरी सियासी लीडरशिप ने अभी पाकिस्तान का केस पेश किया, और इसमें तमाम तरह इख्तलाफात के बावजूद पीटीआई भी जो है इस मौका पर जो है अब वो हुकूमत के साथ खड़ी थी। तो अब भी इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का भी एक बड़ा किरदार है कि तमाम सियासी जमातों को उन्होंने एक पेज पर, एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया। तो अब फिर मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को पार्लियामेंट के अंदर जो मौजूद हैं उन जमातों पर की जो क़यादत है उनको भी सफारती महाज पर मुतहरक करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर अब एक और मौका है इस वक्त कि पूरे मुल्क के अंदर तमाम सियासी जमातों के दरमियान एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी ज़रूरत है, एक चार्टर ऑफ इकानमी की भी ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कामयाबियां हासिल की हैं इन कामयाबियों को कायम रखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए अब जो भारत है वो कभी भी जो है उस पर इत्मीनान नहीं किया जा सकता, ख़ासतौर पर नरेंद्र मोदी पर इत्मीनान नहीं किया जा सकता। वो मुस्तकबिल में फ्यूचर में भी कोई ऐसी हरकतें कर सकता है, तो हमें अपने दफा को भी मजबूत रखना है, हमें मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम भी पैदा करना है, मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम भी पैदा करना है। उस्मान साहब की तरफ जाऊंगी, लेकिन अया साहब ये जो सियासी इस्तेहकाम मुल्क के अंदर की बात हो रही है, तो ये तो फॉर्म 45, 47 की बहस से हम बाहर नहीं निकलते। तो आपको लगता है कि अब जिस पोजीशन में इस वक्त हम हैं, अब आगे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी? देखिए ये हमारी जो इस वक्त कौमी यकजहती बनी ये इंडिया के एग्रेशन की वजह से, मुझे लगता है कि इसको अब कायम रखने की ज़रूरत है। लोग शुरू हो गए हैं अभी से, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरीके से वो फिर उसी मकाम पे हम वापस चले जाएं जैसे हम जंग से पहले थे, और जिसने यकीनन इंडिया को हौसला भी दिया होगा जब वो मोदी ये चीज़ें फाइनल कर रहे होंगे कि पाकिस्तान में तो डिवाइड ही बहुत ज़्यादा, ओपिनियन इतनी डिवाइडेड है कि ये तो कौम इकट्ठी हो नहीं सकती। तो उस कौम ने जब इकट्ठा होकर दिखाया, तो अब हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं, उनको देखना चाहिए कि इस इत्तेहाद को अब मजबूत करने की ज़रूरत है, इसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि कोशिश करेंगे लोग, ज़ाहिर है अभी से मैं जैसे अर्ज़ कर रहा हूं कि लोगों ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। ये अगर इत्तेहाद आपका कायम रहता है और आपने बिल्कुल
सही बात की कि एपीसी, मैंने भी ये रिक्वेस्ट की थी कि एपीसी होनी चाहिए, किसी लीडर को पैरोल पे भी लाना पड़े तो ले आए। उससे चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं, वो आपका ऐसा मैसेज चला जाता है। हम, अल्लाह का फजल है, हमने अपनी उस माइट को बर्बाद करके अपनी माइट कायम की है, हमने दुनिया को में अहमियत अपनी दोबारा बनाई है, वरना इस खत्ते में अब सिर्फ चाइना या इंडिया की बात होती थी। आज पाकिस्तान दरमियान में से निकल के नुमाया हो गया कि आज पाकिस्तान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इस खत्ते में चाइना या इंडिया है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हमने गेन्स किए हैं इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब क्या किरदार अदा कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब भी तो किरदार अदा कर सकते हैं इसमें। यही तो मौका है कि इस वक्त पॉलिटिकल डिसीजंस की जरूरत है, वो सबसे पहल करें और ये अनाउंस करें कि मैं एपीसी बुला रहा हूं जिसमें तमाम जमातों के सरबराहान शरीक होंगे और हम एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के एक पॉलिसी बना के पूरी दुनिया को ये मैसेज देंगे कि ये लो, ये जो तुम समझ रहे थे हम में इख्तलाफात थे, आज हमने वो भी ख़त्म कर दिए हैं और अब ऐसी की तैसी हमारी तरफ को मैली आंख से देख सके। जी उस्मान साहब, ये जो आप ज़ाहिर इंटरनेशनल इश्यूज़ को डिस्कस भी करते हैं और समझते भी हैं, ये जो आपका इंटरनल एक डिस्प्यूट डिवाइड होता है, इसको दुनिया किस तरह से देखती है? क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हम अपने मामलात को दुरुस्त करें और ज़ाहिर है एक आपको जो फतह मिली है उसको दुरुस्त समत में ले जाना, अब असल इम्तहान तो पाकिस्तान का भी है। उस्मान साहब जी डेफिनेटली, बिल्कुल। मैं यहाँ पे ये बात करूँगा कि पाकिस्तान की तमाम जो इक़्तिदार की क़ुव्वतें हैं उन्हें उसी रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में भी करना चाहिए जो हमने इंडिया के हवाले से मैदान जंग के अंदर किया। और हमें यहाँ पे हीलिंग टच चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कौम हर सतह के ऊपर हमने सिंक्रोनाइज देखी, हमने फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम देखी कौम की, चाहे हमारे सफारतकार थे, सियासतदान थे, हमारी फ़ौज थी, हमारी अवाम थी, हमारे बाहर जो अपना सेटल्ड हैं, हमारा डायस्पोरास था, हर जगह के ऊपर हमने देखा कि यक ज़बान थे और एक पेज के ऊपर थे। और हमने दोबारा से फ्रेगमेंटेशन की तरफ नहीं जाना। पूरी दुनिया हमें जो जिस तरीके से इंडिया इमेज बिल्ड करता है पाकिस्तान का कि ये पैसे लेके जंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हमें फिस्कल डिसिप्लिन लेके आने के लिए हर सूरत के अंदर मैग्नानिमिटी शो करनी चाहिए और उसके लिए तमाम लोगों को अपना दे नीड टू गेट राउंड द टेबल। क्योंकि जब तक मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात यहाँ के ऊपर नहीं होती, जब तक टैक्स नेट का सिस्टम यहाँ पे नहीं बढ़ता और जब तक हम अपने क्या कहते हैं एक्सचेंज रेट बेहतर नहीं करते, पॉलिसीज़ में तसलसल नहीं लेके आते, और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जो कि लोकल ताजर का भी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो भी जो है उसको रोकती है। तो हम मेरे ख्याल में जो अपना सिनेरियो क्रिएट कर चुके हुए हैं उसके अंदर हमें एक अपॉर्चून मोमेंट मुयस्सर आ चुका हुआ है। तो आप देखना ये है कि उसी रिफॉर्म्स और ये जो सारी ये बड़ी आइडियल बातें हैं और इस वक्त, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होंगी, लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान, तो ओवरनाइट तो ये पॉसिबल नहीं है और कैपेसिटी भी तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है या नहीं? लेकिन बिल्कुल डेफिनेटली मेरे ख्याल में जो मौजूदा गवर्नमेंट है, अगर हम देखें कि जिस दिन पाकिस्तान के ऊपर ये एग्रेशन लॉन्च किया गया था, हमारे मुशीर ख़जाना इंग्लैंड के अंदर वहाँ पे आलमी जो ताजर तबका है वहाँ के लोगों का, यूके का, उनको कन्विंस कर रहे थे और उसके अलावा आलमी बैंकार जो हैं उनको कन्विंस कर रहे थे कि पाकिस्तान एक लुक्रेटिव प्लेस है, आप प्लीज़ आके विज़िट करें। तो मेरे ख्याल में उनकी यहाँ पे जो मैक्रो इकनॉमिक हम इस्लाहात की बात करते हैं उसके लिए वो सिनेरियो, वो साजगार माहौल तो डेवलप करना होगा। तो मेरे ख्याल में ये किसी हुकूमत का अकेले काम नहीं है, तमाम अपोजिशन जमातें हर सतह के ऊपर अपने जो भी इख्तलाफात हैं उसे ब्रॉडर कंसेंसस करके ख़त्म करें, तो ही हम इसके देर पा और दूर तक जो असरात हैं उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। अब देखते हैं कि जो मुदब्बराना सियासत हमने देखी, जो दानिशवराना हमने फ़ैसले देखे इस मैदान जंग के अंदर, क्या वो वक्ती थे, वो शॉर्ट टर्म थे? क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है कि हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है उसको कैरी नहीं कर सकते और हम बात करें जी और एडहॉकिज्म पे बिलीव करते हैं। वही मैंने जो बात की, हम फॉरेन ऑफिस में देख लें, हमारा मसला एडहॉकिज्म है। कमेंट कर दीजिएगा, अब पाकिस्तान उसको कैसे एंगेज रख सकता है? क्योंकि अमेरिका हमेशा डू मोर का मुतालबा करता है, लेकिन अब अमेरिका एक डिफरेंट एंगल से पाकिस्तान को देख रहा है। जी याद रखें, पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये आज भी इर्रेलेवेंट नहीं है। हम आज भी जो है इंटरनेशनल एरिना के अंदर एक बिगर रोल प्ले कर सकते हैं।
क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को जो है वो चाइना के तनाजुर में अमेरिका चाइना के तनाजुर में ज़रूर देखता है, लेकिन हमारी एक अपनी भी शनाख्त है। ये सी पैक की बात करें, और क्योंकि अमेरिका जो है वो सैबोटाज नहीं करना चाहता, आज का अमेरिका जिसकी हम बात कर रहे हैं, अनलाइक के जो पिछली गवर्नमेंट थी वो चाहती थी यहाँ पे BRI प्रोजेक्ट को डेंट पहुँचे, क्योंकि अमेरिका हर सूरत में चाइना के साथ रिप्रोचमेंट की तरफ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप हर सूरत में जी जिनपिंग के साथ मुआहदा करेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पैसा नहीं लगाना चाहता किसी भी तरीके से वॉर जोन के अंदर या सैबोटाज करने के हवाले से। हमने देखा वो गैर रवायती सियासतदान तो उनके साथ भी बैठ गया है, जहाँ पे ट्रेडिशनल अमेरिका की पॉलिसी जो है कंफर्टेबल नहीं फील करती। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, और दोबारा से सी पैक को, मैंने एक्सप्रेस पे 2 दिन पहले खबर देखी और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है कि काबुल तक पाकिस्तान चाइना की अंडरस्टैंडिंग होगी सी पैक को लेके जाने की, क्योंकि काबुल जो है गेटवे है, अमन का रास्ता काबुल से होके, तरक्की का रास्ता काबुल से होके गुजरता है सेंट्रल एशिया तक, और हम जो है यूरोलैंड जो यूरेशियन हार्टलैंड है उस तक कनेक्ट कर सकते हैं, और उनके लिए ट्रेड का आउटलेट बन सकते हैं, और उन्हें पानियों तक एक्सेस दे सकते हैं। यही चीज़ इंडिया नहीं चाहता, इसीलिए वो कभी पानी हमारा बंद करता है। और इसमें एक और बड़ा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की सक्सेस को मुस्लिम दुनिया में बहुत हेल किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया जो मोदी है उसने ब्रॉडर फ्रेमवर्क में मुसलमानों को जो है टाइट करने के लिए ये जो ज़ायनिज़्म की फिलॉसफी है उसी आइडिया को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन लिटिल डिड शी रियलाइज कि ये गजा नहीं है, और पाकिस्तान ने क्रिपलिंग रिस्पॉन्स इसका दिया। आज अज़रबैजान में खुशी मनाई जा रही है, तुर्की की सड़कों के ऊपर लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जो है वो यकजहती का इजहार कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में मुस्लिम दुनिया के अंदर भी हमने एक अपनी जो पोस्चर है, एक लोहा मनवाया है, साबित किया है कि जो खित्ते की डायरेक्शन है, खित्ते की जो एक जो तब्दीलियां हैं ख़ासतौर पर जिन ममालिक के हवाले से, उसमें भी अब पाकिस्तान हमेशा सरेवरेस तो पहले भी था लेकिन दुनिया उसको मानती नहीं थी, और अब उसको मानेंगे। वक्त ख़त्म हो गया है जी। अयाज खान साहब, खालिद कुयूम साहब, उस्मान शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी वेलकम बैक नाज़रीन। पाक भारत जंग में जिस तरह से पाकिस्तान को फतह हासिल हुई, हर महाज पर पाकिस्तान को फतह हासिल हुई, सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छे बड़े खूबसूरत अंदाज में जो जंग लड़ी और बड़े अच्छे अंदाज में कामयाबी भी हासिल की। उस्मान शाह साहब, एक सिफारती कामयाबी, अब तक हमारी पॉलिसीज़ में चीज़ें आ रही थी, खासतौर पर एक बड़ी यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी डिबेट होती थी कि पाक इंडिया को लेकर हम हमेशा ही कोशिश करते हैं कि हमारा एक दोस्ताना ताल्लुक हो, एक दोस्ताना जो पॉलिसी है वो बनाई जाए, लेकिन अगर हम इंडिया में देखें तो वहाँ पर इंडिया में वोट ही एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम लिया जाता है। तो क्या तब्दीलियाँ फौरी तौर पर, क्योंकि अब जो आलमी मंजरनामा है वो बदल गया है, पाकिस्तान के हक में है, बहुत सारी चीज़ें फेवर में हैं, तो क्या फौरी तौर पर तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है? जी, सबसे पहले तो ये है कि इस सारे जो जंग थी उसके तनाजुर में हम देखें तो जो आलमी सतह पे इंडिया बयानियों को कंट्रोल करता था और पाकिस्तान को कॉन्टेक्चुअलाइज करता था टेररिज्म के हवाले से, उसकी जो है हमें मुकम्मल तौर पे यकसर जो है नफ़ी नज़र आती है। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट का मैं यहाँ पे हवाला दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप पहलगाम के इंसिडेंट को कश्मीर के हालात से अलग नहीं देखते। इंडिया की हमेशा कोशिश रही है कि वो सैबोटाज करे और मिलाइन करे वहाँ की जो मज़ाहमत है कश्मीर के अंदर, उसको कभी दाइश के झंडे वहाँ से निकालता है उन मज़ाहमतकारों के घरों से, और उसको मिलाइन करता है कि ये कोई अपना इस्लामोफोबिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आके जेपर्डाइज कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद ये चीज़ साबित होगी भी है कि एक मसला है विच नीड्स टू बी सेटल्ड व्हाट्सोएवर, हर सूरत के अंदर है। दूसरा हम देखते हैं आलमी सतह पे जो दुनिया की इमेजिनेशन थी पाकिस्तान को लेके वो यकसर तो तब्दील हो गया, वो इम्प्रेशन बदल गया, क्योंकि दुनिया को लगता था पाकिस्तान जो है वो इंडिया को टफ टाइम नहीं दे सकता, मैदान जंग के अंदर है, क्योंकि हमारे और बड़े अपना कमज़ोरियाँ हमारे एंड के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान ने दोबारा से रीहाइफनेट किया है कि जहाँ इंडिया का जिक्र होगा वहाँ रीजनल हेजमनी के अंदर पाकिस्तान को भी इक्वेट करें। वी डोंट वांट एवरीथिंग टू बी सीन फ्रॉम ए सिंगल इंडियन लेंस।
तो रीजनल हेजमनी जो है उसके अंदर भी हमने जो है इंडिया को बड़ा डंड डाला है, और आलमी मंजरनामे के अंदर पाकिस्तान जो है एक मजबूत और फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो सामने आया है, जिसको हमें हर सूरत के अंदर स्केल अप करने की जरूरत है। तो कैसे ये मोमेंटम जो है ये डाइल्यूट हो सकता है किसी सूरत के अंदर अगर पाकिस्तानी सफारतकारी जो है वो उतनी ज्यादा प्रूडेंस के साथ इसको आगे लेके ना चले। मैं 3-4 दिन से यही कह रहा हूं, जब मौका मिलता है कि पाकिस्तान को कुल वक्ती वजीर खारजा चाहिए जो एक्सपर्ट हो, क्योंकि हमारे डिप्लोमेट्स टॉप नॉच है माशाल्लाह, कैरियर डिप्लोमेट्स हैं, और उन्होंने इस जंग के दौरान आलमी मंजरनामे पे बेहतरीन अंदाज में अपना मौकफ जो है वो पेश किया है। लेकिन फॉरेन ऑफिस का जो मोर्चा है उसे हमें हाल ही नहीं छोड़ना, और उसके लिए हमें रीजनल लेवल के ऊपर जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ फैंसीज को मेंड करना है, जिसमें सबसे बड़ा मुल्क अफगानिस्तान है मेरे ख्याल से, जिनके ऊपर हमारी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट रही है पिछले 10 से 15 साल में, और आज उनकी गन जो है वो हमारे तरफ है। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं, क्योंकि इंडिया उनके साथ बैठ के दुबई डिप्लोमेसी करता है, और वो पाकिस्तान को चौमुखी लड़ाई में हर तरफ से ब्लीड कर सकते हैं ना उस्मान शाह साहब। बहुत दफ़ा पाकिस्तान ने तो हमेशा कोशिश की अपने हमसाया ममालिक के साथ एक दोस्ताना ताल्लुकात को आगे बढ़ाएं। जो आप स्केल अप की बात कर रहे हैं तो उसमें तो फिर आप सबको एक साथ लेकर चलेंगे, और अब अफगानिस्तान को भी वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है। नहीं, डेफिनेटली, लेकिन मेरे ख्याल में मैं जो बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर पाकिस्तान को चाहिए कि यहाँ के ऊपर जो जिस तरह से हम इंडिया की वॉइसराय की टाइप अप्रोच नहीं चाहते, पाकिस्तान को भी चाहिए कि, और पाकिस्तान डेफिनेटली कर भी रहा है, हमारे सफारतकार वहाँ पे बड़े एक्टिव हैं, लेकिन वहाँ के ऊपर उन फोर्सेस को जिनको इंडिया एक्सप्लॉइट कर सकता है हमें ये नहीं होने देना। क्योंकि हम अगर कहीं के ऊपर ग्रीवियंसीज हैं जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं, बैठ के बात हो सकती हैं, तो हमें इस अपॉर्चून मूवमेंट का फ़ायदा उठाना चाहिए। बांग्लादेश डेफिनेटली पाकिस्तान के हवाले से जो स्टांस रखता है वो ट्रेडिशनल स्टांस से बहुत हट के है, और वो डेफिनेटली पाकिस्तान के फ़ायदे के अंदर है। इसी तरीके से हमें OIC के हवाले से अभी तक मीटिंग कॉल कर लेनी चाहिए थी, वहाँ के ऊपर हमने अपना मुकदमा, नो डाउट उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ जारी करके पाकिस्तान के स्टांस को अप्रिशिएट किया था, एक्नॉलेज किया था कि जब तक पहलगाम इंसिडेंट के हवाले से कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं आ जाते उस वक्त तक पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। हमें यूरोपीय यूनियन को इंगेज करना चाहिए, हमें डिप्लोमेटिक मिशंस को, इंडिया ने पहलगाम इंसिडेंट के फौरी बाद 100+ कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स को ब्रीफिंग दी थी। 12 दुनिया के जो अपना लीडर्स थे उन्हें मोदी ने फ़ोन किया था। मेरे ख्याल में हमें भी यहाँ पे वही प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी चाहिए और अपने मुकदमे को एम्पलीफाई बार बार करना चाहिए, रेजोनेट करना चाहिए। और सलामती कौंसल में मैं दाद देना चाहूँगा पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब है वहाँ के ऊपर आसिम इफ्तिखार, उनकी टीम ने जब पहलगाम इंसिडेंट के हवाले से करारदाद आई थी तो उसके पहले जो डॉक्यूमेंट था उसको रोक लिया था, ब्लॉक कराया था कि इसमें पाकिस्तान से मुतल्लिक जो चीज़ें हैं उसे ख़त्म किया जाए, और दोबारा से उसको जारी किया गया था। और उन्होंने बड़े बस तरीके से रोल प्ले किया। हम गैर मुस्तकिल मेंबर हैं सलामती कौंसिल के 2 साल तक, 2025 तक। तो मुझे लगता है हम वहाँ एजेंडे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हमारे पास बड़ा माइलेज है। तो हमारी जो डिप्लोमेटिक केडर हैं वहाँ पे एम्बेसीज हैं वेस्टर्न कैपिटल में, उनको बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा अभी। और हमें फॉर्मर सेक्रेटरीज को इंगेज करना चाहिए यहाँ पे, फॉर्मर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको करना चाहिए, ताकि हम एक कंप्रीहेंसिव अंदाज के अंदर इंडिया के इस नैरेटिव जिसको हमने डिबंक किया है उसको मोमेंटम को हर सूरत के अंदर कैरी कर सकें। बिल्कुल। क्विकली नाज़रीन एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करते हैं।